Hello students, and we are here with another video on writing task 2 where we will be helping you on writing a nice impressive introduction. कितना ही अच्छा हो कि कोई हमें अब इंट्रोडक्शन का भी एक टेम्पलेट दे दे कि ये कर दो, मैं वैसे समझ लूँ, मैं वहाँ जाके आइडिएट करके उस फॉर्मेट में अपने आइडियाज़ को रख दूँ, मेरा टास्क भी टाइम से पूरा हो जाएगा. आई विल गेट सम टाइम टू रिवाइज माई script and it will be even good if all these things help me to get a band 7 in writing. Hi, कितना beautiful, कितना ड्रीमली हेवनली साउंड करता है ये. तो अगर हमारे बच्चे एक सपना देखें और हम उसे पूरा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू राइट एन इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है इंट्रोडक्शन की, कैसे क्विकली एंड इफेक्टिवली लिखी जाए. जो लोग कहते हैं कि इसके बैंड्स नहीं होते, ट्रस्ट मी यू आर रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स. सो आइए अपने सीट की पेटी, अपने प्लेन की सीखने की पेटी बांध लीजिए. फास्टन योर सीट बेल्ट एंड वी आर गोना स्टार्ट विद द जर्नी. सबसे पहले व्हाट डज योर एग्जामिनर वांट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ एंड हियर आई एम रीइटरेटिंग इट, रीस्टेटिंग इट that your examiners have a standard criteria that has to be followed. Band descriptors हैं, हम लोगों ने ऐप में भी डाल रखे हैं, प्लीज गो एंड डाउनलोड देम. अगर आपको उसमें से आपको दिखेगा और उनका प्रिंट आउट अपने पास रखिए. एवरी टाइम यू आर राइटिंग जस्ट सी वेदर यू आर फुलफिलिंग दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया और नॉट. अगर आपको बैंड 7 चाहिए, 8 चाहिए, तो उसमें जो ग्रामर का क्राइटेरियन है वेदर यू आर एक्चुअली फॉलोइंग इट और नॉट, तो ये दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. सबसे पहले एग्जामिनर्स को क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. सबसे पहले अगर बैंड स्कोर 4 है, क्यों बैंड स्कोर 4 मिलेगा, मैं क्यों देखूं, मुझे तो चाहिए नहीं. आपका अगर व्हाट वी कॉल इट स्ट्रक्चर इनअप्रोप्रिएट है. स्ट्रक्चर क्या है, आपने कोई एक चीज मिस कर दी. क्या मिस कर दिया, सी. अगर आपने कोई भी एक चीज इनअप्रोप्रिएट है, कुछ मिस करा, आपने कंक्लूजन नहीं लिखा. यहां से मैं कह रही थी, कुछ लोग कह देते हैं मैम इंट्रोडक्शन मत भी लिखो ना भी लिखो तो चल जाएगा, मुझे किसी ने बताया था. बैंड स्कोर 4 आएगा यहाँ पे. सीधा सीधा इंट्रोडक्शन नहीं लिखी, सीधा व्यू पॉइंट से स्टार्ट कर दिया. 2 लाइन की लिख लो, मगर लिखनी इंपॉर्टेंट है. 2 की लिखोगे तो फिर कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो आपको हाईलाइट करके दिया है, द फॉर्मेट में भी इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए. तो आपको क्लियरली सबसे पहले स्टेट करना है. प्रॉम्प्ट इज टैकल्ड इन अ मिनिमल वे और द आंसर इज टेंजेंशियल पॉसिबली ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉम्प्ट. ये अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, मगर फॉर्मेट इनअप्रोप्रिएट है अगर आपने इंट्रोडक्शन ना लिखा. ठीक है, मेन आइडियाज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. इसका मतलब जो आपके मेन आइडियाज हैं वो आपको इंट्रोडक्शन में भी देने पड़ेंगे, सो दैट आपके एग्जामिनर को देन एंड देयर पता है व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस. सच आइडियाज दैट आर इन आइडेंटिफाइबल मे लैक रेलिवेंस, क्लैरिटी एंड और सपोर्ट. ये पार्ट जो एंड और सपोर्ट वाला है, ये आपके बॉडी पैराग्राफ्स में आता है. राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट. आगे बढ़ते हैं. लार्ज पार्ट्स ऑफ द रिस्पॉन्स में बी रेपिटेटिव. फिर से मैंने पहले भी कहा था कुछ सिनोनिम ज़रूरी हैं. तो जब आप आइडिएट कर रहे हैं, जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, वहीं पे जब आपने अपने पॉइंट्स को लिखा तो कोशिश कीजिए वहीं पे उनके सिनोनिम्स भी लिख लीजिए. इट विल मेक योर जॉब ईजियर एंड फास्टर. बैंड स्कोर 6 पे आ गया बच्चा. ठीक है मैम, हमने लिख लिया. जैसे ही आप अपने सारी चीज़ें कवर करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका इंट्रोडक्शन है, आपके पास बॉडी पैराग्राफ्स हैं एंड यू ऑल्सो हैव अ कंक्लूजन, आप साथ के साथ जंप करते हैं बैंड स्कोर 6 की तरफ. मेन पॉइंट्स जो है प्रॉम्प्ट के आपने एड्रेस किए हैं, दो सम में भी फुली कवर्ड देन दी अदर्स. कि वहाँ लिखा हुआ है कि किसी पे आपने ज़्यादा लंबा बॉडी पैराग्राफ बना दिया, किसी पे छोटा. अगैन हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉडी पैराग्राफ, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस थिंग. A position is presented that is directly relevant to the prompt, although the conclusions, ये conclusion की बात है, हम सिर्फ introduction पे focus कर रहे हैं. Main ideas are relevant, but some may be insufficiently developed or lack clarity, while some supporting arguments and evidence may be less relevant. मैम examples में research conduct करा दें, उसके लिए था. अभी का फोकस इंट्रोडक्शन पे रहेंगे, आगे पीछे नहीं भटकेंगे. 7 पे आ गया. मेन पार्ट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट आर अप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड. मतलब इंट्रोडक्शन में भी दिया, उस पर बॉडी पैराग्राफ भी बनाया और कंक्लूजन पे भी आए, वहाँ देना जरूरी है. अ क्लियर एंड डेवलप्ड पोजिशन इज प्रेजेंटेड. इंट्रोडक्शन में बताया कि आई थिंक दिस,
इंट्रोडक्शन में ही अपनी पोजीशन को क्लियरली स्टेट किया। मेन आइडियाज की बात है तो आपको पता है ये बॉडी पैराग्राफ का पार्ट आता है। बैंड स्कोर 9। तो प्रॉम्प्ट इज अप्रोप्रिएटली एड्रेस्ड एंड एक्सप्लोर्ड इन डेप्थ, मतलब आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही ढंग से बता दिया और उसका रीजन भी दिया। A clear and fully developed position is presented which directly answers the questions. वहीं पे I believe this because this happens because this is since, वहीं पे आपने पॉइंट बताया। Ideas are relevant, ये यहाँ पे जो है ये अगेन आपके बॉडी पैराग्राफ्स के लिए होता है। Any lapses in content or support are extremely rare, means गलती का चांस नहीं है। फिर कैसे लिखा जाए एक इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन को, क्या करूँ ऐसा कि इंट्रोडक्शन फट से लिखी जाए? तो हियर इज द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? किसी भी चीज़ के 4 मेजर सपोर्टिंग पिलर्स क्या हैं? इंडिया का, इंडियन डेमोक्रेसी का 4th पिलर क्या है? ये आपके लिए सवाल है। इफ़ यू नो दिस, पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, यू मस्ट नो इट। यहीं से तो आपकी जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, वो भी हमें साथ साथ में अच्छी करनी है, बिकॉज यू नीड इट इन योर एग्जाम्पल्स। सबसे पहले पॉजिट। पॉजिट क्या है? एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट बनानी। अगर इफ़ यू आर टारगेटिंग एनीथिंग अबव 7 and 7.5, मैं बार बार बोल रही हूँ, यू मस्ट हैव अ पॉजिट, ठीक है, फॉर बैंड 7+ होनी चाहिए। सेकेंड, पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेज कर दो। थर्ड, पॉइंट ऑफ व्यू दे दो। और चौथा, पर्पस ऑफ राइटिंग, जिसे आप थीसिस स्टेटमेंट कह देते हैं। 4P कितना ईजी है। देखो इंट्रोडक्शन में 4P, इंट्रो में आपको 4P चाहिए, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ 1 में दिव्या मैम ने आपको 3E बताया था, बॉडी पैराग्राफ 2 के लिए भी हमने 3E बताया था। कंक्लूजन के लिए भी कुछ ऐसा बता दूं? बने रहिए, बता देंगे। यहाँ पे भी कुछ ऐसा बना दें तो कितना आसान हो जाएगा। चेक करना कितना इजी है कि किया कि नहीं किया। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को देखते हैं। क्वेश्चन प्रॉम्प्ट आपका क्या कहता है? क्वेश्चन प्रॉम्प्ट कहता है, इन द फ्यूचर पीपल नो लॉन्गर बी एबल टू पे फॉर थिंग्स इन शॉप्स using the cash. All payments may have to be made by card or using phones. Do you think this will happen one day? Why do you think this will happen? And why do you think some people might not be happy about it? तो इसमें क्या करना है? ये कैम्ब्रिज जनरल ट्रेनिंग की बुक में 18 बुक नंबर में क्वेश्चन है। 1 मिनट का टाइम देती हूँ और सबसे पहले आपको इसके कीवर्ड्स और आपको क्या डिस्कस करना है आप पहले सोच लीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। What do we need? Keywords. What else do we need? Your point of view सोच लीजिए। What question type is it? Is it discuss both views? Is it agree disagree? Is it 2 types question? What kind of question is it? And how you will be catering to that. अब जब आप इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप फॉरवर्ड का बटन दबाने लगे हैं तो देखिए 1 मिनट लंबा होता है। वहाँ पे 1 मिनट बहुत छोटा लगता है, बट अगर उसे कॉन्शियसली यूज़ करें तो 1 मिनट एक सफिशिएंट टाइम है। आपको क्वेश्चन में से कीवर्ड्स उठाने हैं, आपको क्वेश्चन टाइप को देखना है। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि लोग नो लॉन्गर विल बी एबल टू पे, बिल्कुल नहीं चलेगा क्या? कैश वाला पैसा, ठीक है। पेमेंट्स कैसे की जाएंगी? कार्ड से या फिर फ़ोन से। फ़ोन से पेमेंट करने को क्या कहते हैं? कार्ड के लिए और क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? क्या मैं उसको प्लास्टिक मनी कह सकती हूँ? क्या मैं उसे डिजिटल पेमेंट कह सकती हूँ? क्या मैं उसे कुछ और कह सकती हूँ? तो आपको वो देखना है। सबसे पहले थॉटफुल पॉजिट, ये नहीं कि सीधा सीधा नाउ डेज पीपल हैव स्टार्टेड। थॉटफुल, बैंड 9 चाहिए, बैंड स्कोर 9 चाहिए, तो बैंड स्कोर 9 वाला दिमाग भी चलाना पड़ेगा, राइट। तो थॉटफुल पॉजिट क्या हो सकता है? यहाँ मैंने 3 आपको पॉजिट्स दिए हैं। पहला है डिजिटल पेमेंट्स हैव बिकम पॉपुलर इन द रीसेंट ईयर्स। दूसरा है डिजिटल पेमेंट्स आर रिप्लेसिंग कैश एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू मेक कैश ऑब्सोलीट इन द फ्यूचर। और तीसरा है विद द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट द वे सोसाइटी फंक्शंस हैज चेंज्ड एंड मेकिंग पेमेंट्स इज नो एक्सेप्शन। आपको क्या लगता है? ऑप्शन ए, बी और सी में से पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन विच वन डू यू थिंक इज अ थॉटफुल पॉजिट। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा था तो कौन सा लगता है? बिफोर वी बिगिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि देखो उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कहा था। एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। क्वेश्चन ने क्या कहा था? नो लॉन्गर के लिए वर्ड क्या है? जब कोई चीज़ नहीं होती, ऑब्सोलीट हो जाती है बिल्कुल। कि फ्यूचर में ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में लोग क्या करेंगे? पैसे कैश से ना देके इससे देंगे। तो आपको चूज़ करना है ए बी सी में से कौन सा है।
इट इज़ डिजिटल पेमेंट्स आर रिप्लेसिंग कैश, दे आर एक्सपेक्टेड टू मेक कैश ऑब्सोलीट, है ना, कि फ्यूचर में। तो कौन सा वर्ड है जो फ्यूचर को यूज़ कर रहा है? फ्यूचर ही है मैम। रिप्लेस करना नो लॉन्गर एबल टू पे के लिए, एक्सपेक्टेड अगैन जब कोई चीज़ फ्यूचर में होती है। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ज़रूर है, मगर ये हमारा क्वेश्चन को ढंग से एड्रेस नहीं कर रहा। और ये क्या है? डिजिटल पेमेंट्स। ये तो दिमाग ही नहीं लगाया, हमें भी पता है, क्वेश्चन भी कह रहा है। पैराफ्रेजिंग, ऑल पेमेंट्स में हैव टू बी मेड बाय कार्ड और यूजिंग कैश। अब हमें ध्यान से सोचना है कि इनमें से पैराफ्रेज किस में किया गया है। पहला है द एग्रीगेट रेमिटेंस ought to be carried out by plastic money. It is expected that complete monetary transactions will be made by smartphones. Given the popularity of plastic money, people might lose the ability to buy things in shops using liquid money, and perhaps transactions will completely become digitalized. Which one do you think is the good पैराफ्रेज थिंग? कोशिश कीजिए कुछ स्ट्रक्चर्स याद करके इसे कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज क्वेश्चन में दे ही रखा है। अगर आप उसे सिंपल सेंटेंस में ही रखेंगे तो सिंपल में तो वो भी दे रहे हैं, राइट? सो इट्स ऑलवेज गुड टू मेक इट अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टेटमेंट थी ऑल पेमेंट्स मे हैव टू बी मेड बाय कार्ड और यूजिंग कैश। मे था, पॉसिबिलिटी थी, 100% नहीं है, वी आर नॉट श्योर, ठीक है। वी आर मेकिंग पेमेंट। अगर अब किसी को लगता है कि मैम रेमिटेंस भी तो पेमेंट होती है, जो फॉरेन से पैसे आते हैं ना, उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। एग्रीगेट, ऑल का वर्ड सिनोनिम आपको ऑनलाइन मिल तो सकता है, बट इज इट अ गुड सिनोनिम? इजंट इट ओवर कॉम्प्लिकेटेड? इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये भी हमारे पास है। अब देखो, उन्होंने सिर्फ स्मार्टफोन्स कहे हैं या ये भी कहा है कि कार्ड से करते हैं। अगर मैं कार्ड्स और स्मार्टफोन्स को इकट्ठा यूज़ करना चाहूँ तो कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? क्या हम इसे डिजिटलाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स कह सकते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, क्या इन्हें हम डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कह सकते हैं? तीसरा पॉइंट, मुझे बताना है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। डू यू थिंक दिस विल हैपन वन डे? एक दिन आपको लगता है ऐसा होगा? तो आप बताइए आई थिंक दिस विल हैपन बिकॉज, साथ में रीज़न बताइए। आई बिलीव दिस इज पॉसिबल सिंस, हो सकता है क्योंकि। सर्टनली द वर्ल्ड कैन एक्सपीरियंस दिस एज, हो सकता है दुनिया में ऐसा हो जाए, क्यों? तो जब आपने पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना है, साथ ही में इट वॉज अ 2 क्वेश्चन टाइप, राइट? इसमें 2 क्वेश्चन थे। दूसरा क्वेश्चन था वाई डू यू थिंक सम पीपल माइट नॉट बी हैप्पी टू गिव अप यूजिंग कैश? कुछ लोग क्यों नहीं देंगे? उसका आइडिया तो जनरेट करना ही था, बट उसे स्टेट भी करना है इंट्रोडक्शन में। इन माई व्यू पॉइंट सम पीपल विल नॉट अप्रिशिएट दिस चेंज बिकॉज ऑफ, अकॉर्डिंग टू मी, कॉमा, दिस माइट बी अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर सम ड्यू टू। अगर अब आप देख रहे हैं, जब आप अपने रीजंस को स्टेट कर रहे हैं, हमारे पास बिकॉज भी है, सिंस भी है, एज भी है, बिकॉज ऑफ भी है ना, ड्यू टू भी है, ओइंग टू भी लगा सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि मैंने अपने दोनों रीजंस को स्टेट करना है। 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मेरे यहाँ बन रहे हैं, एक में मैंने पैराफ्रेज किया था, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा था। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने पॉजिट को भी कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे। और फाइनल चीज़ क्या है? नो योर थीसिस स्टेटमेंट। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी इतनी कोशिश कीजिए कि अपनी थीसिस स्टेटमेंट्स को आप ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बना के रखिए। फॉर एग्जाम्पल, द रीजन्स फॉर, है ना, both the reasons and the reliability why people are not happy, might not be happy with this, are discussed in the impending paragraphs. This essay discusses the reasons for this and this. इसमें क्या है, आप सिंपल बना लीजिए, कोशिश कीजिएगा कि इसे भी आप कॉम्प्लेक्स कीजिए। इसको कॉम्प्लेक्स कैसे करना है, इस पे तो मैं DPP में आंसर्स डालूंगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आप अपनी DPP को ध्यान से सॉल्व कीजिए। वी विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चन, सो वी वुड लाइक यू टू राइट द इंट्रोडक्शन एंड also the thesis statement. It comes as a part of your format. अगर format ठीक नहीं होगा, so of course you cannot expect a good band score. format बहुत important है। तो ये कीजिए, DPP सॉल्व कीजिएगा, उसमें कोई डाउट हो डू लेट मी नो। और आपके इंट्रोडक्शन में ही आप 3 से 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ कर पाएंगे, वैरायटी ला पाएंगे। बैंड 7+ इन राइटिंग देन इज देयर इन योर लैप, आके गिरेगा। सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट रखिएगा और आइडियाज़ को ध्यान से सोचिएगा, वहीं पे आइडिएट करना है, वहीं सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर टिप्स टू राइट एन इम्प्रेसिव कंक्लूजन, दिस इज एन इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन, नाउ वी नीड टू राइट अ कॉन्क्रीट कंक्लूजन। हाउ टू डू दैट? बने रहिए, सून वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।
सर अच्छा सॉरी, हो गया।